सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको ये विदित है कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल का, जिस पर कि हमारे सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं, बहुत सारी जो है वो इंटर पॉलिटेक्निक इवेंट जो है, टैलेंट शो भी हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। हमारी संस्था के सभी सदस्यों ने इसमें सहभागिता काफी बढ़ चढ़कर जो है इसमें अपना सहयोग प्रदान किया है और इस पे नेशनल लेवल के सेमिनार्स भी आयोजित किए जा रहे हैं सक्सेसफुली, और भविष्य में और भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, कुछ हो चुकी हैं और वो भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताएं जो है ऐसे कंपटीशन है लाइक वाद विवाद प्रतियोगिताएं हैं, पोस्टर कंपटीशन हो चुके हैं और हमारे यहाँ पीपीटी इंटर पॉलिटेक्निक जो है वो कंपटीशन हो चुके हैं। तो मैं सभी संस्था परिवार के लोगों को इसके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसी कड़ी में आज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ओर से एक जो है यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसको कि मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। और ये सब जो हो रहा है, इस सब के पीछे भी हमारी प्रेरणा के स्रोत जो है हमारे संस्था के प्राचार्य महोदय हैं। तो प्राचार्य महोदय की ओर से जो है बहुत अच्छा ये सफल प्रयास जो है किया जा रहा है, जो भी बच्चों के हित में है और हमारे भी ज्ञान में वर्धन कर रहा है। अब जैसे कि परंपरा है, मैं इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अभी जो हमारे बीच में हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि मैं उनसे अनुमति चाहूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में उनसे 2 शब्द की अपेक्षा रखता हूँ। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर सुधीर दुबे। थैंक यू कलाकार सर। सभी को नमस्कार। हमारे बीच सिंघाई साहब है बैठे हैं, जो एक्स डीजीएम हैं बीएसएनएल को, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो आए और हमारे बच्चों को जो है कि अपना प्रेजेंटेशन देंगे। मैं सभी एचओडीज जो हमारे कॉलेज के हैं और जो दूसरे कॉलेज से भी हमारे साथ ज्वाइन किया, जैसे नुपुर अग्रवाल मैडम को मैं देख रहा हूँ, ऐसे कई टीचर्स जो दूसरे कॉलेज से भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं स्टूडेंट्स जो दूसरी जगह से है उनका सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में जो कलाकार साहब द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और जो जैसे कि चैलेंजेस हैं आजकल हम देख रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन में इतने सारे कंपनीज मार्केट में है और उनके बीच में काफी कंपटीशन चल रहा है। उसी के बीच हमारे स्टूडेंट्स लोग भी हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है जो उन कंपनीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर्स हो चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, उन सब में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनको कई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो वो फेस करेंगे, उसके बारे में हमारे बीच में जो सर सिंघाई साहब बैठे हैं वो हमें बताएंगे। और मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप अपना इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। सर कलाकार सर, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच सर, आपके वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। To start this webinar, I would like to introduce today expert जो हमारे हैं, उनके शब्द उनके विषय में मैं संक्षिप्त जो है उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारे बीच डॉक्टर श्री आर के सिंघई was joined the Department of Communication in 1984 as junior telecom officer, worked as sub-divisional engineer at CTTC Bhopal and advanced level TTC at Ghaziabad for 11 years and 3 years respectively. After Assistant General Manager, Enterprises Business for providing the telecom solution to corporate sector with respect telecom services. In last work as Telecom District Manager, Deputy General Manager in Cellular Mobile Customer Services and Material Management. और सर का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, सर ने बीएससी किया है एंड डिड एएमआईई, एमटेक एंड एमबीए। सो मैं आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय
जो टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के है, आज के परिवेश में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, और भी दोगुना हो गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन की वजह से ही आज हम बहुत सारी चीजें जो है वो कोरोना काल में जो संचालित कर पा रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि इसकी जो आज के परिवेश में इसका संचालन जो है वो इस टेलीकम्युनिकेशन के कंधों पे आ गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है उपयोगी सिद्ध हो रहा है। और इसी कड़ी में डॉक्टर श्री आर के जो है वो अपने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में हमें बताएंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। तो मैं श्री आर के सिंघई जी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। प्लीज सर, आप जो है वो इस वेबिनार को संबोधित करें। श्री आर के सिंघई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए आप लोगों के बीच में कुछ प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे कि अपना टॉपिक है चैलेंजेस इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। चैलेंजेस इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स मीन्स उसके पहले अपन को मालूम होने चाहिए व्हाट इज इट टेलीकम्युनिकेशन। Telecommunication means communications of meaningful information between two persons. इसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेशन। और टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन में ट्रांसफरिंग ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बिटवीन पर्सन्स, टू पर्सन्स प्लेस एट ए डिस्टेंट एंड। सर एक मिनट इंटरप्ट करूंगा। सर वो स्लाइड शेयर करना है, आप बता दीजिए स्लाइड कब शेयर करना है। हाँ, स्लाइड चेंज कर लो, यानी अपने सेकंड स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अच्छा, आप बता देना जो भी हो। ठीक है, हाँ ठीक। वैसे मैं भी कोशिश करता हूँ अपने तरफ से। अच्छा, तो आप कर लो उसको। एक मिनट। हाँ, एक समय में एक ही जन शेयर कर पाएगा सर। हाँ, तो सर पहले ट्राई कर लेते हैं, सर का अगर हो जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो यस सर। सर आप जाइए, वो नीचे ग्रीन कलर का होगा शेयर स्क्रीन। 1 मिनट। हमारे इसमें ठीक है सर, मैं कर देता हूँ, आप बताते जाना। आप कर दीजिए, है ना। स्लाइड नंबर अपना है ना, सेकंड पे आ जाइए, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट। तो कम्युनिकेशन के लिए अपन लोग कैटेगराइज करते हैं वर्बल कम्युनिकेशंस, which includes face-to-face communications between two persons, है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं face-to-face conversations on telephone, radio, etc. नेक्स्ट अपना आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, मीन्स उसमें अपना फेस माउथ से अपन लोग कोई बात नहीं करते हैं। उसमें जो अपन कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर्स है, ड्रेसेस है, एक्शंस है, इसके द्वारा अपन करते हैं। या कभी कभी अपन पुराने समय में ध्यान हो तो कम्युनिकेशन का साधन कुछ भी नहीं था, तो समय फायर के द्वारा या फ्लैग इंडिकेशंस के द्वारा डिस्टेंट एंड पर दो ऊंचे जगह पर लोग खड़े होके फ्लैग के द्वारा वो कम्युनिकेट करते थे और उसको आफ्टरवर्ड डिकोड करते थे। नेक्स्ट इसके बाद अपना आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में अपन लोग डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, सोशल मीडिया में बुक्स है, मैगजीन्स है, पेपर्स है ना। तो ये अपना है रिटन कम्युनिकेशन। इसमें फेस टू फेस तो कम्युनिकेशन नहीं रहता, जो अपने पास आता है लेटर हेड्स पर है, लेटर्स के द्वारा है, तो वो अपना आ जाता है रिटन कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद है विजुअलाइजेशन। तो इसमें क्या है, कोई भी चीज है, जैसे आपने देखा होगा कि अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कंपैरिजन यदि है तो बार डायग्राम के द्वारा कंपैरिजन
रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी पाई चार्ट के द्वारा अपन उसको दो डाटा के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो ये तो अपना था कम्युनिकेशन। तो अपना यदि मान लो अपन देखें पुराना हिस्ट्री रिकॉर्डेड, तो उसमें जो मैसेज ट्रांसमिशन यदि जो फर्स्ट टाइम हुआ था विद द हेल्प ऑफ फायर, चाइनीज की जो अपना देखा है लंबी दीवार ऊंची दीवार है, तो वहां पर क्या है कि जब आग फायर इन्होंने किया तो उसका जो सिग्नल्स हैं, उसके जो धुआं है, वो 500 मील के दूर पर बैठे हुए जो लोग थे उन्होंने देखा, और उसके बाद से वो उनको जैसी इंफॉर्मेशन मिला और वो अपने उस के लिए मूव हुए। तो जो फर्स्ट अपन को रिकॉर्डेड मैसेज ट्रांसमिशन मिलता है 1800 के आसपास। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आप देखेंगे टेलीग्राफी। टेलीग्राफी मीन्स उसमें अपने लिए कम्युनिकेट करते हैं मैसेजेस के द्वारा। पहले जो अपन करते थे टेलीग्राम मैसेजेस के द्वारा, तो वो अपना आता है इसमें टेलीग्राफी में। फिर नेक्स्ट आता है टेलीफोनी। टेलीफोनी मीन्स अपन टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा जो कम्युनिकेशन करते थे टेलीफोन के द्वारा वी कैन से, तो वो अपना आता है टेलीफोनी में आता। एक जो नीचे है ज्यादा पॉपुलर अपन लोग आजकल देखते हैं ईमेल। मीन्स जो रिसिपेंट्स है उसका ईमेल एड्रेस अपने पास रहता है, ईमेल्स में अपन जो भी मैटर है मैसेज है ट्रांसमिटेड करते हैं, डिस्टेंट एंड पर रियल टाइम में वो मैसेज रिसीव हो जाता है। फैक्स, फैक्सिमेल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फैक्स आप लोग के लिए जैसे पहले यूज करते थे किसी भी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी यदि कोई मैसेज भेजना है, कोई पिक्चर भेजना है, कोई भी लेटर भेजना है, तो वो फैक्स के द्वारा अपन करते हैं। इंस्टेंट मैसेजेस में अपन लोग आजकल यूज करते हैं व्हाट्सएप है, वीचैट्स है, बहुत सारे टेलीग्राम्स हैं, इसी तरह रेडियो है, सैटेलाइट्स है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इन मोड ऑफ कम्युनिकेशन में अपन लोग मेनली एम्फेसिस जो करेंगे, जो आजकल यूज होता है टेलीफोनी एंड टेलीग्राफी। तो नेक्स्ट स्लाइड। टेलीग्राफी में 1840s में जो अपने सिग्नल्स ट्रांसमिटेड होते थे, एक अपने ये मोर्स की बनी हुई है, इसको अपन इसके कोड का जो इन्वेंशन किया था सैमुअल मोर्स थे, सैमुअल मोर्स, उन्होंने कोड इन्वेंटेड किए थे 1840 में। तो इसमें क्या रहता है कि डैश एंड डॉट मीन्स फ्लो ऑफ करंट। 1/20 सेकेंड यदि करंट फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं डॉट। 3/20 सेकेंड मीन्स थोड़ा टाइम ज्यादा स्मॉल करंट फ्लो होती है तो उसको बोलते हैं डैश। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डैश एंड डॉट कंटिन्यूशन में, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अपना 32 कॉम्बिनेशन। 32 कॉम्बिनेशन में से 26 कॉम्बिनेशन जो यूज हो जाते हैं वो अपने अल्फाबेट्स के लिए था, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के लिए। फिर एक कॉम्बिनेशन जो यूज करते थे चेंज ओवर शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट उसमें जो यूज करते थे हाउ आर यू हेल्थ कंडीशंस के लिए, और एक जो यूज करते थे एक्नॉलेज करते थे ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज कैसा रहा है। तो ये अपने यहाँ यूज हुआ है 1850 के आसपास। इसको अपन ने यूज किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसने इसको यूज किया था अंग्रेज लोगों ने। तो इसमें मोर्स टेलीफोनी में भी क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन इसमें 2 टाइप्स की होती थी, ओपन लूप वर्किंग और नेक्स्ट बैक ओपन लूप वर्किंग एंड क्लोज लूप वर्किंग। ओपन लूप वर्किंग में क्या था कि आपके
दो स्टेशन हैं, यदि बीच में यदि मान लो आपका ब्रेक डाउन आ जाता है तो उसके लिए अपन को यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं रहता था और मैसेज आप कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड कर रहे हैं। फिर जब यदि मैसेज ट्रांसमिट होने के बाद उसके अपन एक्नॉलेजमेंट करते हैं कार्ड एंड से कि भाई मैसेज ओके कंप्लीट हुआ नहीं, तो वो एक ड्रॉबैक था। तो उसके बाद यूज हुआ क्लोज लूप वर्किंग, मीन्स दोनों स्टेशन को क्लोज सर्किट के रूप में उसको इस्टेब्लिश कर दिया। इसके बाद उसमें यदि कभी ब्रेक आता था तो वो अपन को मालूम पड़ जाता, तो ये ड्रॉबैक था। फिर फर्दर मोर्स टेलीफोनिक रिप्लेस जो किया था वो किया था अपना टेलीप्रिंटर्स ने। इसके पहले का हाँ यहीं पर तो ये अपना क्या है टेलीप्रिंटर्स में, इसी में क्या था डैश डॉट कॉम्बिनेशन का यूज होता था। तो इसमें पहले क्या था कि मोर्स कोड के लिए अपन को मैनुअल ऑपरेटर्स यूज कर बैठाना पड़ते थे, तो उन ऑपरेटर्स को जो रिप्लेस किया था वो अपने इन्होंने किया था टेलीप्रिंटर्स में। तो इसमें ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं होती थी। तो टेलीप्रिंटर्स जो रहते थे वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए रहते थे। फिर फर्दर बाद में जो यूज हुआ टेलेक्स मीन्स इसमें जो एक बीच में स्विचिंग यूनिट रहता था और कस्टमर्स के लिए अपने टेलेक्स नंबर हुआ करता था। तो टेलेक्स नंबर डायल करके वो अपना मैसेज ट्रांसमिट कर दिया करते थे टेलीप्रिंटर्स के ऊपर। फिर 1984 में जब अपने यहाँ इंडिया में कंप्यूटर्स आने के बाद फिर उसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी होने लगे। इसके पहले तक जो भी कम्युनिकेशन होता था वो अपना कम्युनिकेशन रहता था रियल टाइम बेसिस पे। बाद में जो हुआ SFT स्टोर्ड फॉरवर्डेड टेलीग्राफ सिस्टम। तो स्टोर्ड फॉरवर्डेड टेलीग्राफ में क्या होगा कि टेलीप्रिंटर्स को रिप्लेस कर दिया। और इसके बाद फर्दर यदि अपन देखें तो टेलीग्राम्स को रिप्लेस किया अपना जो बंदी हो गया आजकल इसके लिए, है ना। टेलीफोनी में इसका देखा जाए तो टेलीफोनी में अपना जो साउंड सिग्नल्स है वॉइस के लिए जो बैंड विड्थ जो रहती है 0.3 से 3.4 किलोहर्ट्ज का रहता है। तो वॉइस को यदि ट्रांसमिट करना है तो वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर्स में क्या रहता है कि डायफ्राम्स रहता है, तो बीच में रहती है कार्बन ग्रेन्यूल्स। तो कार्बन ग्रेन्यूल्स और डायफ्राम्स के बीच में जो मोमेंट होता है उसके द्वारा वो करंट अपनी कन्वर्ट होती है। तो इसमें हम आपको दिखला रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ब्लैक कलर्स में जो है वो है ट्रांसमीटर और उसकी साइड्स में रिसीवर। तो 1986 में ग्राहम बेल जो थे उन्होंने इसका इन्वेंशन किया अपना टेलीफोन का। और टेलीफोन के उसका फर्स्ट उनका वाक्य यही था, मिस्टर वॉटसन कम हियर आई वांट यू। तो यहाँ से अपना टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ। टेलीफोन के इन्वेंशन होने से फिर बाद में वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड होने लगे। कम्युनिकेशन के यदि मालूम महत्व यदि देखा जाए तो आप लोगों को सबको मालूम होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अंग्रेजों ने जब अपने यहाँ पे इंडिया में शासन कर लिया तो 1857 में मेरठ से एक स्वतंत्रता का वो हुआ था, फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें मंगल पांडे ने राइफल के कारतूस यूज करने से मना कर दिया। वहां से वो जनरेट हुआ। उस समय फिर धीरे धीरे यह आग बढ़ी स्वतंत्रता की, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इधर पे दिल्ली में बहादुर जफर सहाय जो है उन्होंने तख्ता पलट किया था और अपन लोग दिल्ली में उनका राज्य हो गया था। उस समय क्या था, एक टेलीग्राम मैसेज था। टेलीग्राम मैसेज जो था
दिल्ली से अंबाला के बीच में उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया। तो वहां पे जो अंबाला जो मैसेज मिला, वहां से जो फोर्स था वो यहाँ पर आ गया दिल्ली में, और दिल्ली में आके उन्होंने जो मुगल बादशाह इनका अपन ने जो जीता था दिल्ली, वहां फिर से अंग्रेजों का राज्य हो गया। तो एक टेलीग्राम का जो मैसेज था, जिसके कारण अपन लोग 90 साल तक परतंत्र रहे, है ना। यदि मान लो उस समय कम्युनिकेशन होता और सभी जगह एक साथ स्टार्ट होता, तो हो सकता है कि अपन लोग 90 साल पहले स्वतंत्र हो गए थे। तो ये क्या कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस रहता टेलीफोनी में। नेक्स्ट स्लाइड करना। टेलीफोनी में अपना है टेलीफोन एक्सचेंज। अपन यदि मान लो, जैसे आप लोग जानते हैं, अच्छे से फेमिलियर हैं, कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ मोबाइल टेलीफोन के द्वारा अपन कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हैं, तो बीच में अपने लिए एक स्विचिंग इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, जो वहां पर सभी लाइंस इंटीग्रेट करता है, फिर वहां से कम्युनिकेशन होता है। तो सब्सक्राइबर्स के बीच में एक स्विचिंग इक्विपमेंट रहता है, जिसको अपन ऑटोमेटिक एक्सचेंज बोलते हैं, टेलीफोन एक्सचेंज बोलते हैं। नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सचेंज जो है, नेक्स्ट स्लाइड। टेलीफोन एक्सचेंजेस जो होते थे, तो पहले क्या है कि विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स हुआ करते थे, उसको अपन बोलते थे मैग्नेटो टेलीफोन एंड सेंट्रल बैटरी टेलीफोन। नेक्स्ट स्लाइड। मैग्नेटो टेलीफोन्स में आप देखेंगे, जिस सब्सक्राइबर्स के लिए यदि मान लो बात करना है, तो उसके पास डायल नहीं होता था, उसका टेलीफोन बगैर डायल का रहता था, और उसमें एक हैंड जनरेटर लगा रहता था। हैंड जनरेटर्स को जब वो घुमाते थे, तो उससे 70 साइकिल्स पर सेकेंड की रिंगिंग करंट आती थी। तो टेलीफोन एक्सचेंज में अपना एक ड्रॉप इंडिकेटर, लाइन ड्रॉप इंडिकेटर गिर जाता था, और आइडियोवेल अलार्म मिलता था ऑपरेटर्स के लिए कि भाई किसी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो वो आंसरिंग कार्ड लगा के आपकी रिक्वायरमेंट पूछते थे। रिक्वायरमेंट पूछने के बाद उनका जो भी नंबर्स रहता था, उस पर्टिकुलर नंबर पर कॉलिंग कार्ड से वो उसको लगा दिया करते थे। तो इस तरह से कॉल एस्टेब्लिश होता था मैग्नेटोस में। फिर उसके बाद उसी में एक लाइन ड्रॉप इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट आया, हाई वॉल टाइप इंडिकेटर्स। तो उसमें इसके जो बोर्ड है, एक्सचेंज बोर्ड है, इसकी साइज कम हो गई और टेबल पर हो गया पोर्टेबल टाइप। तो ये मैग्नेटो टेलीफोन था। तो इस टेलीफोन में एक ड्रॉबैक ये था कि ट्रांसमीटर्स के लिए जो बैटरी है, वो आपके टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स में ही रहती थी, लोकल बैटरी। तो उसमें मेंटेनेंस प्रॉब्लम बहुत आया करता था। यदि मान लो आपका बैटरी कम हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो आपका कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता। तो वो एक ड्रॉबैक दूर किया, और ड्रॉबैक जो दूर किया वो नेक्स्ट एक्सचेंज जो आया, सीबी टाइप, सेंट्रल बैटरी टाइप। मतलब आपके टेलीफोन के लिए जो बैटरी है, वो एक्सचेंज के द्वारा भेजने लगे, तो वो उसमें हो गया वो सीबी, सेंट्रल बैटरी टाइप टेलीफोन एक्सचेंज। सेंट्रल बैटरी टाइप टेलीफोन एक्सचेंजेस में शुरू में मान लो नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है, तो वो आपका रहता था, क्योंकि एक ऑपरेटर सामने बैठ के, 2 बोर्ड सामने के और एक साइड्स का, तो इस तरह 4 बोर्ड को ही वो मेंटेन कर पाता था। तो उसमें जैसे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, तो 400 से ज्यादा, 500, 600, तो एक ही बोर्ड के बगल में दूसरा बोर्ड लगा दिया और उसको मल्टीपल कर दिया। मीन सेम सब्सक्राइबर्स लाइन दूसरे बोर्ड पर भी एक्सटेंड हो गई उसमें। तो इस टाइप के अपन एक्सचेंजेस यूज करते थे, सेंट्रल बैटरी टाइप एक्सचेंजेस। तो सेंट्रल बैटरी टाइप एक्सचेंजेस अपने यहाँ पर अपन लोगों ने जो यूज किए हैं, वो 60-70 के दशक में भी यूज किए हैं। आई थिंक 84 में रतलाम में था उस समय सबसे बड़ा टेलीफोन एक्सचेंज, सीबी वाला।
फिर सीबी सेंट्रल बैटरी एक्सचेंजेस के बाद फिर अपने ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप एक्सचेंजेस आने लगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप जिसको अपन मिस्टर स्टाउजर ने 1932 में इसको इन्वेंट किया था। तो इसको अपन स्टेप बाय स्टेप भी बोलते थे। तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन है, सब्सक्राइबर सिलेक्शन है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रो ऑपरेशन ऑफ रिले। यदि मान लो किसी के लिए 3-5 पे बात करना है, 3-5, तो फर्स्ट वो डायल करेगा 3, तो अपना टू मोशन सिलेक्टर्स यूज होते थे, टू मोशन सिलेक्टर्स, तो वो उसमें फर्स्ट वो 3 स्टेप्स लेगा, फिर 4 या 5 जो भी है, तो जो भी डिजिट डायल करते थे वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सब्सक्राइबर। तो वो यूज होता था 1932 में। अपना जो था वो स्टाउजर एक्सचेंजेस था। तो स्टाउजर एक्सचेंजेस के लिए जो क्लासिफाइड किया था मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3। तो मैक्स 1 मैन ऑटोमेटिक एक्सचेंज टाइप 1, मैन ऑटोमेटिक एक्सचेंज टाइप 2, मैन ऑटोमेटिक एक्सचेंज टाइप 3। तो ये जो था बेस्ड ऑन कैपेसिटी। तो सीबी एक्सचेंजेस में जैसे मैनुअल एक्सचेंजेस में था, तो मैनुअल एक्सचेंजेस में जो कम्युनिकेशन है वो अपना सेफ नहीं रहता था। मीन्स बीच में ऑपरेटर ओवरराइड करके ईयर कर सकता था। तो वो एक जो ड्रॉबैक था वो इसमें दूर होगा। तो अपना ये आया स्टाउजर एक्सचेंजेस। तो स्टाउजर एक्सचेंजर में जैसे यदि मान लो कहीं पे 100 लाइन्स तक का है टेलीफोन लाइन से, तो वहाँ पे अपना मैक्स 3 टाइप का टेलीफोन एक्सचेंज यूज होता था। फिर यदि नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा है 100 से 1000 के बीच में, तो मैन ऑटोमेटिक एक्सचेंज टाइप 3। फिर यदि 1000 से ज़्यादा है तो वहाँ पर मैन ऑटोमेटिक एक्सचेंज टाइप 1। तो यहाँ टाइप 1 में क्या है, इनकी वर्किंग चेंज हो जाती थी। तो जैसे सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर इंटरफेस में जो सिलेक्टर को फेस करता था वो रहता था अपना यूनि सिलेक्टर। फिर देन टू मोशन सिलेक्टर्स रहता था। यदि सब्सक्राइबर जैसे HMT लिफ्ट करता था, HMT लिफ्ट करते थे मीन्स लूप एक्सटेंड होता था। तो उसमें क्या सर्किट्स में करंट इंक्रीज हो जाती थी। करंट इंक्रीज होती थी पीछे हाँ यही इसी पे। तो करंट इंक्रीज होती थी, उससे फिर अपना सब्सक्राइबर की वैलिडिटीज वगैरह ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफाई करके फिर बाद में उसको डायल टोन फीड करते थे। तो उसका काम जो होता था वो सिलेक्टर ही किया करता इसमें। तो इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स ये थे मैन ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस में, स्टाउजर्स में। यदि मान लो एक कोई कॉल एस्टेब्लिश है 3 मिनट तक, 4 मिनट तक, तो 4 मिनट तक अपना जो यूनि सिलेक्टर्स है वो आपका एंगेज रहेगा, तब तक वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इसका ड्रॉबैक जो दूर हुआ था वो क्रॉस बार टाइप एक्सचेंजेस में मतलब उसमें पूरे बड़े एक्सचेंजेस में क्रॉस बार के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहते थे। और पेंटाकोटा क्रॉस बार एक्सचेंज, ICP इंडियन क्रॉस बार प्रोजेक्ट, तो 2 टाइप्स के यूज होते थे। तो इसमें इन्होंने एक चीज ये यूज होने लगे थे ऑटोमेटिक एक्सचेंज में कि कॉमन कंट्रोल यूनिट्स यूज करने लगे थे। जैसे यदि मान लो अपने को डायल फीड करना है, तो डायल फीड करने के लिए मार्कर्स रहा करते थे एक्सचेंजेस में। मीन्स वो सब्सक्राइबर का ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद उसको करंट फीड कर देना। जैसे फिर सब्सक्राइबर को डायल टोन मिलने के बाद सब्सक्राइबर डिजिट डायल करेंगे। जैसे डिजिट डायल करेंगे तो मीन्स उसके बाद मार्कर सर्किट से अलग हो जाता था और वो फर्दर दूसरे उसमें यूज होने लगता था। तो इससे क्या है कि जो अपना कॉमन कंट्रोल यूनिट थी उनका यूटिलाइजेशन है ना इंक्रीज हो गया, जबकि स्टाउजर टाइप एक्सचेंजेस में जो था वो लिमिटेड था। पर्टिकुलर सेक्शंस, पर्टिकुलर एक ग्रुप में जो सब्सक्राइबर हैं वो ही उसका यूज कर पाते थे, और यदि मान लो वो खराब हो जाता था तो फिर मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आया करते थे। तो यहाँ पर जो अपना क्रॉस बार एक्सचेंजेस है और
स्ट्राउजर एक्सचेंजेस है, इसका जो मेंटेनेंस है पूरा अपन ही लोग किया करते थे, यानी जो अपने डिपार्टमेंटल लोग हैं वो किया करते हैं। फिर फर्दर अपन इसको एक्सचेंजेस को क्लासिफाइड करते हैं डिजिटल उसमें, एनालॉग टाइप, डिजिटल टाइप। एनालॉग टाइप्स में कई प्रकार के एक्सचेंजेस हैं। अब अपने यहाँ पे क्या है, जैसे NEX है, NEX निप्पॉन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस, NEX है, जो जापान टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया में सामान्यतः बिगनिंग में जो भी है एक्सचेंजेस आए वो अपने बाहर से आए, बाहर से लिए और अपन ने उसको इंस्टॉल किया। तो जो सबसे पहला एक्सचेंजेस जो लगा थे अपने यहाँ पे आई थिंक 81-82 के समय में जो NEX टाइप के एक्सचेंजेस आए थे। फिर PRX, इसका जो था फिलिप्स रीड रिले टाइप एक्सचेंजेस। फिलिप्स रीड रिले टाइप एक्सचेंजेस मींस इसका जो डेवलप करने वाली कंट्री थी वो अपना नीदरलैंड था, हॉलैंड था, वो अपने उसको करते थे। देन फेटेक्स, तो ये जो फॉरेन एक्सचेंजेस आते थे इनके सब कुछ लिमिटेशंस रहा करते थे। इंडिया में अपन लोग ने डेवलप किया इंडियन इंटीग्रेटेड लोकल कम ट्रांजिट, लोकल कम ILT, छोटी जगह इसके लिए उपयोग किए MILT, मिनी इंटीग्रेटेड लोकल कम ट्रांजिट एक्सचेंज, जहाँ पे यदि मान लो आपका टेलीफोन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट 25, 100, इसका जो यूज होता था 64 तक इसमें सब्सक्राइबर कनेक्ट हो सकते थे। 64 पोर्ट होते थे जिसमें से 8 यूज होते थे अपने ट्रंक NM दूसरे एक्सचेंजेस के कनेक्ट करने के लिए, और 56 पोर्ट यूज हुआ करते थे लोकल्स में सब्सक्राइबर्स कनेक्शन देने के लिए। इसके ऊपर ILT भी रहा, इनके भी ड्रॉबैक थे। अच्छा, एनालॉग टाइप जो टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं इनका नेचुरली है साइज भी ज़्यादा रहता था, पावर कंज्यूमशन भी ज़्यादा रहता था। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ICs इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल PCMs, है ना, तो बाद में जो यूज हुआ वो अपना E10V जो इंडिकेट करता है E इलेक्ट्रॉनिक 10 बाइनरी डिजिटल, और B इंडिकेट करता है वर्सन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज B टाइप वर्सन। तो अपना ये फ्रांस टेक्नोलॉजीज का था। तो फ्रेंच टेक्नोलॉजीज का अपने यहाँ एक्सचेंजेस का इंस्टॉलेशन हुआ, और यहाँ E10V तक जितने भी एक्सचेंजेस अपने इंस्टॉल्ड हुए हैं सब में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी वो रहता था एग्रीमेंट। तो इनका जो मेंटेनेंस है वो अपन ही लोग किया करते थे। यदि कोई भी डिफिकल्टी आती थी तो गाइडेंस उनका लिया करते थे, और छोटे मोटे जो भी फॉल्ट्स हैं या कार्ड्स रिपेयरिंग हैं वो अपने यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ E10V तक जो है वो एक्सचेंजेस का मेंटेनेंस अपने पास था, मीन्स सर्विस प्रोवाइडर्स के पास। E10V के बाद सेकेंड वर्जन जो उन्होंने दिया OCB, ऑर्गेनिक कंट्रोल बिहेवियर, 283 भी क्या वर्जन्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंट्रोल बिहेवियर्स में ये भी फ्रांस टेक्नोलॉजीज का था। E10V का मॉडिफाइड वर्जन्स था। तो इसमें भी फिर कुछ एडिशनल फैसिलिटीज अपनी इंक्रीज हो गई थी, जैसे सब्सक्राइबर को ISD देना है या अपना PRVI लाइन्स वगैरह देना है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। तो वो जो लीज लाइन का जो है डिजिटली उसमें स्टार्ट हुआ E10V से, फिर देन OCB 283। तो ये अपना फ्रांस टेक्नोलॉजी का। फिर EWSD एक्सचेंज जो है ये अपना जर्मनी का है। तो लास्ट टाइम अपने पास जो यूज होता रहा EWSD एक्सचेंज यूज हुआ है। तो ये कॉम्पैक्ट होते गए एक्सचेंज, और फिर इसमें भी क्या है कि जैसे अपना आजकल अपन लोग यूज करते हैं, अपन लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपन इतने लोग आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से OCB 283 से चार कस्टमर्स आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे, किंतु ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो ऑडियो थी, विजुअली नहीं थी, जो कि अपन लोग विजुअली कर रहे थे। तो ये ऊपर के जो एक्सचेंजेस हैं अपना, ये सब बड़े एक्सचेंज हैं अपना, मेजर सिटीज में अपन इसको यूज किया करते थे। C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स इंडियन प्रोजेक्ट है अपना, आप सब लोग को मालूम होगा। सैम पेट्रोडा जो थे उन्होंने इसको स्टार्ट कराया था। तो एक्सचेंजेस ये अपना था पूरा इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से। इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशन मीन्स आप देखेंगे अपने यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है। टेम्परेचर वेरिएशन मीन्स एक जगह आप देखेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी जाता है राजस्थान में, अपने यहाँ भी जाता है। और कश्मीर साइड आप देखेंगे या हिमालय अपना हिमाचल प्रदेश साइड देखेंगे तो वहाँ पर है टेम्परेचर वेरिएशन कम है। तो इंडियन वेदर्स कंडीशंस को देखते हुए C. ने अपने यहाँ एक्सचेंजेस डेवलप किए। छोटे जगह इसके लिए जो यूज होते थे रैक ऑटोमेटिक टाइप एक्सचेंजेस, पीछे हाँ। तो इसमें क्या है कि आपका 100 से कम सब्सक्राइबर, रैक्स में C. 128 मिनिमम पोर्ट वाला था। तो C. 128 में जो है वो छोटे जगह में यूज होता था, और उससे यदि मान लो ज्यादा बड़ा है तो SBA सिंगल बेस मॉड्यूल ये यूज करते थे। और फिर उसके बाद MBM मल्टी बेस मॉड्यूल। तो ये अपने यहाँ पर इंडियन बेस्ड टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं जो इसको यूज किए हैं। और इन प्रेजेंट टाइम्स में यदि अपन देखी जाए, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखना है इसमें कि जो कनेक्शंस टेलीफोन कनेक्शंस जो है अपना, यहाँ स्विचिंग जो है सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, अपना जो EWSD एक्सचेंज है, यहाँ से अपना पैकेट स्विचिंग से भी इन्वॉल्व होने लगी थी। पैकेट स्विचिंग में मीन्स नेक्स्ट स्लाइड, पैकेट स्विचिंग में तो पैकेट सर्किट स्विचिंग में क्या है, जैसे मान लो कोई एक कॉल एस्टेब्लिश हुआ, तो एक कॉल जो एस्टेब्लिश होता है तो पॉइंट टू पॉइंट उसमें कनेक्टिविटीज रहेगी। यदि मान लो कहीं बीच में सर्किट ब्रेक डाउन है तो वो आपका सर्किट कंप्लीटली बंद रहेगा। पैकेट स्विचिंग में क्या है कि जिसमें आप देखेंगे बीच बीच में जो ट्रांसपेरेंसी में दे रहे हैं इसमें, तो गोल गोल जो सर्किट दिए हुए छोटे छोटे से, तो इनको अपन बोलते हैं सिग्नल ट्रांसफर पॉइंट्स, है ना। तो यदि मान लो कहीं एक दूसरे, जैसे अपन ने कनेक्टिविटी की बात करें, यहाँ से जो अपन को कोई कम्युनिकेशन कोई कॉल लगाना है भोपाल टू दिल्ली या भोपाल टू दिल्ली, यदि मान लो भोपाल टू दिल्ली अपना सर्किट डिस्कनेक्टेड है बीच में, तो ये अपना कॉल रूटेड हो जाएगा भोपाल से जो नियरेस्ट एक्सचेंजेस रहेगा अपना मेट्रो एक्सचेंजेस लखनऊ, तो बाया लखनऊ भी ट्रांसफर हो सकता है, या यदि मान लो वो भी बंद है तो बाया कैलकाटा भी कनेक्टिविटी हो सकती है ना। तो पैकेट स्विचिंग में क्या रहता है कि जो अपना सिग्नल से इंफॉर्मेशन है उसको पैकेट्स में छोटे छोटे पैकेट्स बना के उसको ट्रांसफर करते थे, तो उससे उसका अपना कम्युनिकेशन हुआ करता था। तो ये अपना पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग में अब पैकेट स्विचिंग में जो ड्रॉप जो है इसमें बिल्कुल ड्यू टू लिंक फेलियर इसमें मिनिमाइज हो जाता है। तो इसका पैकेट स्विचिंग है। तो पैकेट स्विचिंग में जो भी डाटा है
आप लोगों को मालूम है इसमें हेडर्स रहते हैं, तो रिसीवर एंड पर वो हेडर्स उसको असेंबल कर लेता पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये अपना पैकेट स्विचिंग का इसके लिए। नेक्स्ट, तो ये अपना था टेलीफोनी का। टेलीफोनी इसमें क्या है कि मेन आता है नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम्स के लिए इसमें है कि अपन जो प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं 12 डिजिट नंबरिंग स्कीम। 12 नंबरिंग स्कीम्स में फर्स्ट 2 डिजिट जो इंडिकेट करते हैं 3 डिजिट 1 to 3 डिजिट, वो इंडिकेट करते हैं कंट्री कोड, और लास्ट 9 या 10 to 11 डिजिट जो भी है, लास्ट 10 डिजिट जो है वो यूज होते हैं टेलीफोन नंबर। उसको भी फर्दर डिवाइड करते हैं अपना एक्सचेंज कोड, एरिया कोड मीन सिटी कोड। जैसे अपन अपना भोपाल का देखें, भोपाल में आता है 755 तो वो अपना एरिया कोड हो गया। फिर एक्सचेंज कोड मल्टी एक्सचेंज एरियाज में, जैसे भोपाल में अपन देखें या कहीं भी मेजर सिटीज में, तो अरेरा एक्सचेंज एक अलग हो गया, सिटी टेलीफोन एक्सचेंज एक अलग हो गया, गोविंदपुरा एक अलग हो गया, है ना। तो उसी हिसाब से इनकी नंबरिंग कोड, तो शुरू के जो 2 डिजिट है वो इंडिकेट करते हैं, 2-3 डिजिट वो इंडिकेट करते हैं पर्टिकुलर एक्सचेंज कोड, और देन लास्ट टेलीफोन नंबर। तो 12 डिजिट का टेलीफोन नंबर्स रहता है जो यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड है इसके लिए। तो अपन इसके लिए यूज करते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन के लिए। यदि अपन वर्ल्ड बेसिस पे बात कर रहे हैं तो अपना जो डिजिट नंबर रहेगा इंडिया का है 9191, तो अपना इंडिया का कोड हो गया। देन 755 अपना भोपाल के बाद यदि अपन यहाँ बात कर रहे हैं 242 मतलब अपने यहाँ पे विठल मार्केट, देन लास्ट 3 डिजिट अपना पर्टिकुलर। तो मल्टी एक्सचेंज एरियाज में आपके जो भी टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं, तो इसमें O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक सेंट्रल प्लेस है ना, और डिस्टेंट एंड पे अपना RSU रिमोट सब्सक्राइबर यूनिट्स लगा के उसको कर दिए। तो ये था अपना टेलीफोन एक्सचेंजेस। अच्छा, यहाँ तक अपन जो टेलीफोन एक्सचेंजेस जो यूज करते हैं, तो इसमें टेलीफोन एक्सचेंज का मेन तो रहता है वॉइस कन्वर्सेशंस के लिए, है ना। अब यदि इसमें आपको यूज करना है ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड के लिए क्या रहता है कि एक्सचेंज में ही एक उसके लिए वैल्यू एडेड सर्विस अपन बोल सकते हैं इसके लिए, तो इसमें DSLAM लगा देते हैं, क्योंकि एक्सचेंज से लेके सब्सक्राइबर तक 2 लाइन सेपरेट जाती हैं, है ना। 2 लाइन जो है ना वो सेपरेट जाती हैं, तो उसमें आपके लिए ब्रॉडबैंड भी देना है। तो ब्रॉडबैंड के लिए एक्सचेंज में क्या है, DSLAM लगा दिया करते हैं, और DSLAM के बाद फिर उसको वहां पर अपना ब्रॉडबैंड भेजने के लिए जो है OC LAN है, OC LAN के बाद अपना क्लाउड्स, इंटरनेट क्लाउड्स में कनेक्टिविटी देते हैं। तो इस तरह अपन किया करते हैं। और यदि जैसे अपन लोग देखते हैं मोबाइल सर्विसेज जो यूज करते हैं, तो मोबाइल के लिए एक अलग एक्सचेंजेस है, और ब्रॉडबैंड के लिए अलग है, कन्वर्सेशन के लिए, वॉइस के लिए अलग है। इन सब का जो एक कॉम्पैक्ट जो बाद में आया, तो वो अपना NEX है, नेक्स्ट जनरेशन एक्सचेंजेस, NGN, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, NGN वो यूज। तो 1984 में अपना नेशनल टेलीकॉम पॉलिसीज बनी। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसीज में, अच्छा आप यदि ध्यान देंगे तो उस समय तक कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ BSNL,
DOT ही अथराइज था, है ना। फिर भी इसके लिए इन्होंने 1984 में इसको रिवाइज करके और दूसरे ऑपरेटर्स के लिए ओपन कर दिया। मीन्स लैंडलाइन कनेक्शन वगैरह जो प्रोवाइड करना है तो BSNL के बाद फिर एयरटेल ने स्टार्ट किया था, एयरटेल ने। तो वो 1984 के बाद हुआ है। जैसे अपना लिबराइजेशन हुआ तो दूसरे ऑपरेटर्स भी इसके बीच में आए, दूसरे ऑपरेटर्स ने भी लैंडलाइन कनेक्शन प्रोवाइड किए। इसमें क्या है कि जो भी प्राइवेट ऑपरेटर्स आता है ना तो वो सबसे पहले देखता है अपना प्रॉफिट। तो शुरू में कुछ समय के लिए अपना एयरटेल ने अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर कनेक्शंस प्रोवाइड किए थे। तो अपने यहाँ MP में जैसे अभी 50 हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर उन्होंने कनेक्शंस प्रोवाइड किए। अच्छा, मीन टाइम क्या है कि टेलीफोन्स भी, अपना मोबाइल सेल भी आ गया। जब मोबाइल सेल्स आया तो इन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कनेक्शन थे टेलीफोन एक्सचेंजेस थे वो अपने शट डाउन कर दिए। क्योंकि यहाँ पे अब देखो ना, यहाँ पे क्या है कि लैंडलाइन कनेक्शन में यदि आप देखें तो इसमें अर्निंग यदि है तो बहुत ही कम रहती है ना। और उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उतने अपन को रिकवर नहीं हो पाते हैं इंडियन कंडीशन के हिसाब से। और जैसे यदि अपन रूरल एरियाज में जाते हैं तो रूरल एरियाज में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर जो किसान है वो निर्भर करता है फसल के ऊपर। यदि उसकी फसल आ जाएगी तो वो आपका 2-3 महीने का आपका रेंट जमा कर देगा, है ना। और यदि मान लो नहीं आए तो उसमें क्या है कि वो उसको पे नहीं करेगा और हो सकता है कि 50 रुपये पर मंथ ना पे करके वो अपना टेलीफोन ही डिस्कनेक्ट करा ले। अच्छा, टेलीफोन डिस्कनेक्ट करा ले तो उसमें क्या है कि यहाँ पर अपना रेवेन्यू लॉस हो जाता है। क्योंकि यदि अपन एक जगह एक्सचेंज लगाते हैं तो वहाँ पर अपने लिए मीडिया प्रोवाइड करना है तो मीडिया का एक्सपेंडिचर्स अलग आता है ना। फिर एक्सचेंज लगाया हुआ है आपने, वहाँ पर रैक्स लगाया हुआ है तो रैक्स का एक जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका वो हो गया। फिर वहाँ पे आपका बिजली कनेक्शन है और यदि मान लो आपके मुश्किल से कनेक्शन है 50 कनेक्शन है, 50 कनेक्शन में यदि आप देखेंगे 50 रुपीज के हिसाब से उसमें तो आना है 2500 और उसमें आप देखेंगे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाता था इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे हमेशा लॉसेस में आते थे। तो वो जो कंसेप्ट था वहाँ पे तो उन्होंने क्या करा कि वो बाद में उसको एयरटेल्स ने जो अपना अर्बन एरिया में जो छोटी छोटी जगह प्रोवाइड करते थे तो वहाँ से विड्रॉ कर दिए गए। विड्रॉ कर दिए मतलब वहाँ पे लैंडलाइन कनेक्शन बंद ही कर दिए। अभी कुछ मेजर सिटीज है तो वहाँ पर अपना ये लोग यूज करते हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसीज में फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया अपना, नेक्स्ट स्लाइड्स, मोबाइल नेटवर्क। तो मोबाइल नेटवर्क्स में यहाँ पे अभी अपन ने जो पीछे देखा है वो वायरलाइन नेटवर्क था, है ना। उसमें वो मोबाइल नेटवर्क में वायरलाइन वायरलेस मीडिया हो गया। वायरलेस मीडिया में यहाँ पर मतलब एयर वेव्स के द्वारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड्स होती है। तो आप लोग अच्छे से फैमिलियर हैं। जैसे अपना MS रहता है मोबाइल सेट्स के जो कम्युनिकेशन होता है BTS से, BTS देन फर्दर BSC। तो फर्स्ट जी जो था, फर्स्ट जी था इसमें जो मूवेबल यूनिट थी, वो मूवेबल यूनिट ट्राली के ऊपर चला करती, मतलब
जीप है या और दूसरी हो, तो उसके ऊपर उसको यूज किया करते थे। तो चूंकि मूवेबल यूनिट हैवी होने के कारण उसको अपन ज्यादा लोग यूज नहीं कर पाते थे, आम पब्लिक। और विद द इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेल फोन्स इन 1974-75 के बाद अपना 2G मीन्स इसमें अपना डिजिटल वाइज हो गई, डिजिटल मोबाइल्स। तो मोबाइल्स में आपके पास हैंडसेट की साइज जो है छोटी साइज हो गई। तो जब मोबाइल्स यूज कर रहे थे तो यहाँ पे मोबाइल्स में दो चीजें यूज होती हैं, है ना। GSM ग्लोबल मोबाइल सर्विसेज, वो GSM हो गया, है ना। और WLL वायरलेस इन लोकल लूप, वो भी यूज हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि शुरू में जो सब कम्युनिकेशन जो यूज हुआ है अपने यहाँ पर WLL, तो WLL एंड GSM, तो इन दोनों टाइप के जो वो थे, क्या नाम से, मोबाइल कनेक्टिविटी अलग अलग थे। तो WLL में जो अपना TRAI है, TRAI ने गाइडलाइंस निकाली कि वो एक पर्टिकुलर SDCA लेवल मतलब अपना ब्लॉक हेडक्वार्टर लेवल के बीच में ही आप उसका कनेक्टिविटी यूज कर सकते हो, उस फ्रिक्वेंसीज का, फर्दर नहीं। तो उसके लिए उन्होंने अलग लाइसेंस फीस रखी। और GSM जो ग्लोबल मोबाइल सर्विसेज है, उसके लिए उन्होंने अलग रखी। आप लोगों को ध्यान होगा 2003-2004 में, उस समय रिलायंस के भी नंबर यूज हुआ करते थे। तो रिलायंस ने WLL नेटवर्क पे रोमिंग फैसिलिटीज देखे, मीन्स एक SDCA से दूसरे SDCA में जाने के लिए रोमिंग फैसिलिटीज देके वो यूज किया उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में, है ना। तो उस समय रिलायंस, यदि आप लोगों को ध्यान हो, 500 रुपीज में उन्होंने आपको कनेक्शन दिए थे। तो 500 रुपीज में जो था वो हैंडसेट जो था उसमें सिम नहीं होती थी WLL, है ना। और वो आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी बात कर लो। तो ये एक उसका वो था। फिर बाद में उनको अपना 9-3 लेवल से कनेक्टिविटी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। तो अब प्रेजेंट टाइम में जो यूज हो रहे हैं वो है 2G में ओनली डिजिटल वाइज कम्युनिकेशन होती थी शुरू में। अब चूंकि क्या है, डिजिटल वॉइस के साथ साथ अपने लिए चाहिए है SMS भी और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी, है ना। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज मीन्स डाटा। तो SMS फैसिलिटी जो प्रोवाइड हुई थी वो अपना इसमें हुआ था 2.5G में वॉइस एज वेल एज SMS। तो ये अपना 2.5G था। इसमें यूज हुआ था GPRS, ग्रुप पैकेट रिले सर्विसेज, है ना। ग्रुप पैकेट मीन्स इसमें डाटा ट्रांसमिशन है। पहले अर्लियर यदि अपन देखें SMS के लिए जो 2G में था, तो SMS के लिए यूज होता था 17 किलोबाइट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड का लिमिटेशन था डाटा का। फर्दर यहाँ वो इंक्रीज हो गया 2.5G में। तो 2.5G में जो डिजिट डाटा की जो स्पीड्स है वो 384 तक हो गया था, इसमें 384 किलोबाइट्स यहाँ पर। फिर 2.75G। तो शुरू में आपने जो डाटा यदि आप देखें, आपने महसूस किया हो, तो
ओनली अपन डाटा ही ट्रांसमिट कर पाते थे, वीडियो सिग्नल्स उसमें नहीं मिल पाते थे। तो वीडियो सिग्नल्स के लिए जो है वो यहाँ पर बाद में यूज हुआ है अपना 2.75G, इसको अपन बोलते हैं एनहेंस मोड में। फिर 2.5G के बाद 3G, यहाँ पे डाटा स्पीड ज़्यादा हो गई, मोबाइल डाटा। तो बाद में आपका ये 3G चलने लगा। तो यहाँ पे अपन लोग जो यूज़ करते हैं, जो भी फ्रिक्वेंसी बैंड है, तो वो अपन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT वो प्रोवाइड करता है कि आप किस बैंड्स में काम कर सकते हैं, है ना। फिर ये अपना UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये आया। तो सामान्यतः अपन लोग जो यूज करते थे मेगाहर्ट्ज में यूज करते थे अपना डाटा सर्विसेज के लिए, है ना, 2G तक। बाद में इसमें फर्दर इसको अपन ने इंक्रीज किया। अच्छा, अब इसमें क्या है कि 3G सर्विसेज है, इसको अपन यूज करते हैं 900 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये फ्रिक्वेंसी बैंड्स दिए हुए हैं। GSM 2G सर्विसेज जो यूज होती है वो 900 मेगाहर्ट्ज और 800 मेगाहर्ट्ज। CDMA यदि 2G में यूज करेंगे तो 850 मेगाहर्ट्ज। CDA जो है अपना कोड डिविजन्स, है ना, मोबाइल मल्टीपल एक्सेस ये है। तो यहाँ मोबाइल्स वायरलेस में अपन देखेंगे दो सिस्टम यूज हो रहे हैं, एक GSM और दूसरा है CDMA। GSM में अपन देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी बैंड्स लगभग दोनों के सेम है, किंतु GSM में आप देखेंगे पावर डिसिपेशन जो है वो कम है। अपन लोग जो हैंडसेट यूज करते हैं तो इसमें पावर डिसिपेशन बहुत कम रहता है, तो ये अपन को हार्मफुल नहीं रहता, नुकसानदेह नहीं, ज़्यादा नुकसानदेह नहीं। किंतु 2G में क्या है कि एरिया कवरेज करने के लिए यहाँ पर अपनों को नंबर ऑफ BTS जो है वो बढ़ाना पड़ता है। मीन्स GSM में सामान्यतः जो भी अपन BTS लगाते हैं तो उनकी डिस्टेंस अपनी 4 से 5 किलोमीटर तक का रख सकते हैं। तो जब इसका सेल प्लानिंग बोलते हैं अपन इसमें GSM में जो एक कंप्लीट एरिया रहता है, कंप्लीट एरिया उसको 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर रेडियस का बना के उसको सर्किल बना लेते हैं, और प्रत्येक सर्किल के चारों तरफ उतने ही डायमीटर्स का उसके चारों तरफ 6 सर्किल और बन जाते हैं, है ना। फिर उसका बनता है हेक्साडेसिमल, हेक्सा सेल कहलाता है, उसमें 6 आर्म रहती हैं। तो प्रत्येक सेल्स में अपन एक BTS का प्लानिंग करते हैं, है ना, BTS का प्लानिंग करते हैं। और सेल्स फ्रीक्वेंसीज अपन इस तरह यूज करते हैं कि एक हेक्सा सेल के सराउंडिंग्स में अपन देखेंगे 6 हेक्सा सेल और आएंगे, है ना, पूरे कंप्लीट उसमें। तो प्रत्येक हेक्सा सेल्स की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग रहेगी। मतलब अपना एक हेक्सा सेल के सराउंडिंग्स में 6 हेक्सा सेल्स हैं, तो अपनी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी 7 फ्रीक्वेंसी रहेगी। मीन्स जब भी कस्टमर्स हैं वो एक सेल से दूसरे सेल्स को स्विच ओवर करता है तो वो हैंड शेक होती है और उसको अपना वो
टेकन ओवर कर लेता है और उसमें कम्युनिकेशन बनी रहती है। तो जीएसएम में क्या रहता है कि नंबर ऑफ बीटीएस अपन को ज्यादा यूज करना पड़ता है ना। सीडीएमए जो है अपना कोड मल्टीपल एक्सेस सिस्टम्स है, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है 800 मेगाहर्ट्ज 850 मेगाहर्ट्ज। तो इसके जो बीटीएस की साइज जो है, बीटीएस की साइज एक बीटीएस जो कवर करता है वो नियर अबाउट 40 to 50 किलोमीटर्स के राउंड में। तो इसमें नंबर ऑफ बीटीएस तो कम रहते हैं, किंतु इसमें जो फैसिलिटीज जो हैं 2G की तुलना जीएसएम की तुलना में कम रहती है ना। तो इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें जो अपना और दूसरी डाटा सर्विसेज जो यूज़ करना है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी लिमिटेशन रहता है डाटा के लिए, तो वो फिर इसमें यूज़ नहीं होता। तो प्रेजेंट टाइम में अपना जो सीडीएमए है उसको रोल आउट करेंगे, मतलब जो सीडीएमए हुआ करते थे उसको बंद कर दिया। सीडीएमए का एडवांस वर्जन जो आया था 3G WCD, तो 22 बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ये था। तो सीडीएमए टेक्नोलॉजी में जो यूज होता है रहता था, सीडीएमए में क्या है कि पावर डिसिपेशन ज़्यादा होने के कारण आपका जो हैंडसेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, है ना, और उसमें उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। तो सीडीएमए इसको रिप्लेस कर दिया है। देन बाईमैक्स टेक्नोलॉजीज जो अभी डीओटी में है, अपना बीएसएनएल में जो यूज कर रहे थे, तो 4G जो डाटा का है जिसमें अपना डाटा ट्रांसमिशन मेगाहर्ट्ज में रहता है 4G में, वो बाईमैक्स में और ज्यादा है ना। तो बाईमैक्स में इसमें इनका जो प्लानिंग था वाईफाई हॉट स्पॉट्स बना के, मीन्स जितने जो अपने मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं, मेट्रोपोलिटन सिटीज में अपना जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, बोट क्लब्स हैं, है ना, और जैसे अपना हिस्टोरिकल प्लेस है, ऑफिस है, बड़े बड़े मार्केट्स है, तो वहाँ पर इनका ये था कि वहाँ पर हॉट स्पॉट्स लगा के, और जो आपका मोबाइल्स हैं उसी में आपको हाई स्पीड डाटा आपको यूटिलाइजेशन के लिए देते थे। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि हाई बाईमैक्स शुरू में आपका 30 सेकेंड्स तो वो आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज है, 30 मिनट्स, है ना। उसके बाद आपको चार्जेबल है। तो 30 मिनट्स चूँकि फ्री है, तो 30 मिनट्स के बाद चार्ज करना है तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाउचर्स वो कम रहती थी। और बाईमैक्स फैसिलिटीज भी क्या है, यदि आपको यूज करना है तो थ्रो नेट बैंकिंग, उसमें आप अमाउंट ट्रांसफर करके वो कर सकते थे। तो बीएसएनएल के लिए यूज कर रहे थे बाईमैक्स का। तो इसमें वेंडर्स अपना क्वाडजेट उसके साथ कोलैबोरेशन था, तो उसने कई जगह अपने हॉट स्पॉट्स भी लगाए हुए थे, और ये अपन यूज कर रहे हैं बाईमैक्स सर्विसेज। बाईमैक्स के बाद अब चूंकि क्या है, सभी लोग जानते हैं अपने यहाँ बीएसएनएल जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, गवर्नमेंट पीएसयू है, वो है बीएसएनएल। तो बीएसएनएल के पास अभी 4G का लाइसेंस गवर्नमेंट ने दिया नहीं है ना। तो जो 4G जो यूज कर रहे हैं वो प्राइवेट ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं,
और कुछ जगह पे BSNL ने भी 4G सिम देके और डाटा के लिए, मतलब डाटा के लिए आप 4G यूज करेंगे और वॉइस के लिए 3G यूज करेंगे, है ना। तो वो अभी इसमें चल रहा है। और जैसे इसमें यदि मान लो मिलता है BSNL को लाइसेंस, तो BSNL से में भी 4G के हिसाब से नेटवर्क, तो इंटरनल नेटवर्क जो रहता है MSC BSC उसकी तैयारी तो कर ली है, और अब BTS का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल के एंड तक 2020 तक अपने यहाँ पे 4G स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि उसमें वर्किंग उसमें कुछ नहीं है। 4G का जो अफेक्ट यदि अपन देखेंगे ना, तो ये अर्बन एरियाज में ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अपन को डाटा स्पीड ज़्यादा चाहिए। और 3G वैसे कॉम्पिटेबल है ना। बाकी एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि जहाँ अपन को बेस्ट सर्विसेज मिलती हैं वहाँ पे अपन उसके लिए स्विच ओवर करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि जब अपन हायर बैंडविड्थ जब प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें अपन को परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करना पड़ता है। और इंडिया की जो प्रेजेंट टाइम कंडीशंस में अपन देखेंगे, तो मोबाइल सर्विसेज जो है वो बहुत चीप है कंपैरिजन टू अदर सर्विसेज, है ना। अपने यहाँ जो मोबाइल सर्विसेज में आप देखेंगे तो हर एक कंपनी उसके अलग अलग हैं। तो पहले जो इसमें यूज हुआ करता था मोबाइल डाटा के लिए 150 रुपीज यूज लिया करते थे अप्रॉक्सीमेटली 1 GB डाटा पर मंथ के लिए। और आज के समय में जो यूज हो रहा है, बहुत अनलिमिटेड प्लान्स आ गए हैं विद बैंडविड्थ लिमिटेशन के साथ, 3G पर डे, 2G पर डे, 1G पर डे, है ना। और वो उसमें तो एक्चुअल में क्या है कि इसमें जब अपन यूज करते हैं तो इसकी बैंडविड्थ का भी अपन को पे करना पड़ता है। तो अपने यहाँ जो कमर्शियल यूज जो है वो बहुत कम है 4G का, है ना। 4G के जो कमर्शियल यूजेस हैं वो कम है अपने यहाँ पे। और आप लोग देख रहे होंगे आजकल जो डाटा, नेक्स्ट स्लाइड। तो डाटा यूजेज इतना ज्यादा बढ़ गया है ना। तो बहुत सारे उसमें वीडियो एप्स आ गए हैं, अपने वीडियो एप्स का। तो क्या है कि डाटा स्पीड तो बढ़ती जा रही है, किंतु यदि अपन देखें तो अपने यहाँ पे जो नॉर्मल कस्टमर्स है ना, यूजर्स है, 60-70% यूजर्स हैं, उसके पास जो मोबाइल सेट्स हैं वो उतने एडवांस उसके नहीं है ना। स्क्रीन स्मॉल छोटी होने के कारण। और फिर जैसे व्हाट्सएप अपन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे आप इंस्टेंट मैसेज आपको मिल ही जाते हैं, है ना। और एक ग्रुप बना के अपन उसमें कम्युनिकेशन करते रहते हैं। और व्हाट्सएप में आप एक फैसिलिटी ये भी देखेंगे कि इसमें जो है वो कॉल्स है, कम्युनिकेशन, है ना। वॉइस कॉल भी है, वीडियो कॉल्स भी है ना। तो यहाँ पे आपको वीडियो कॉल पे भी आप चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस कॉल पे भी चैटिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे डाटा का यूजेज बढ़ेगा तो अपने पास क्या है कि जो भी मोबाइल सेट्स हैं, है ना, मोबाइल सेट, उनकी अपन को क्वालिटी रिप्लेस करना पड़ेगी। क्योंकि यदि आप मोबाइल सेट यूज करते हैं, डाटा ज़्यादा यूज रहेगा हैवी, तो पावर डिसिपेशन होगा, ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा, हैंडसेट गर्म होगा, तो अपने लिए
हेल्थ के हिसाब से फायदेमंद नहीं। तो उसके साथ अपन लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या टैबलेट्स भी यूज कर सकते हैं, है क्या ना। फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जो क्या है मेनली यदि देखा जाए तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आजकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा आ गई हैं, इतने ज़्यादा सर्विसेज आ गई हैं डाटा वाले, है ना। तो हर एक कोई सब्सक्राइबर वही चाहता है कि उसको स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा मिले, है ना, कम से कम रेंट में, कम से कम कम से कम कास्ट में है, विथ रिलायबिलिटी उसके लिए मिले, है ना। तो आज के नेक्स्ट स्लाइड्स तो आजकल जो मेन चैलेंजेस है, क्योंकि सब्सक्राइबर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी विद रीजनेबल रेट रिलायबिलिटी के साथ। तो इसमें क्या है कि अपन को कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना मीन्स बीटीएस पे आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ पावर्स जो है वो अधिक समय रहे, है ना, और वहाँ पर ब्रेकडाउन कम से कम हो। अब चूँकि रूरल एरियाज में OFC कनेक्टिविटी देने के बाद मेंटेन करना एक डिफिकल्ट टास्क है ना। और फिर अपने यहाँ पे जो चैलेंजेस जो मेन है, वेटिंग इन थिंग्स ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर IP is the impact of Internet of Things that is leading to explode the growth in the connecting device. This growth is generating million and trillion of new data services, and thus it is expected that this growth will push the data to be handled by the network to gigabyte. अभी अपन लोग बात कर रहे थे गीगाबाइट से, है ना। 4G तक अपना जो चल रहा है वो चल रहा मेगाबाइट्स, है ना। और मेगाबाइट्स यदि मान लो गीगाबाइट्स करते हैं तो उसमें अपने लिए अपना जो मोबाइल सेट्स की उसमें इम्प्रूव वो करना पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगा। मोबाइल सेट्स के स्थान पे वो ज़्यादा कैपेबिलिटी, ज़्यादा कैपेसिटी का है। फिर वही एक मेन पॉइंट आता है पावर डिसिपेशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें क्या है, मोबाइल्स में यदि आप देखेंगे तो आजकल बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। तो अपने यहाँ इंडिया में जो यूज होता है मोबाइल ऐप फ्री ऑफ कास्ट है ना, फ्री ऑफ कास्ट है। जैसे अपन देखते हैं जूम ही है, जूम अपना, फिर से नमस्ते अपना इंडिया का है। वीचैट यदि अपन देखें तो व्हाट्सएप अपना ये आ जाता, व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो अपने यहाँ इंडिया में प्रेजेंट टाइम्स में देखी जाए मोबाइल्स में तो अधिकांश जो यूज होता है मोबाइल्स एप्स के ही कारण अपने यहाँ का मार्केट है ना। कम्युनिकेशन तो खैर ठीक है, मोबाइल एप्स जो है वो ज़्यादा यूज करते हैं इसमें। तो मोबाइल एप्स के लिए नेक्स्ट। लास्ट टाइम अपन लोगों ने देखा था कि आपस में यदि बात करना है ना, आपस में बात करने के लिए
अपन लोग टेलीफोन एक्सचेंज का यूज करते थे, स्विचिंग नेटवर्क का यूज करते थे। मोबाइल्स में भी जैसे अपन यदि करते हैं तो अपना जो कनेक्टिविटी रहता है मोबाइल सेट से बीटीएस, बीटीएस से बैक एंड में देखेंगे बीएससी, बीएससी से एमएससी, एमएससी से देन डिस्टेंट एंड पर एमएससी, बीटीएस, बीटीएस एंड सो। तो इस तरह अपन को कनेक्टिविटी मिलती थी। प्रेजेंट टाइम से में अपने आएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जो अपन यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, इस पर वी चैट्स पर, इस स्काइप पे यूज करते हैं, है ना, डियो पर यूज करते हैं। तो ये डियो है, व्हाट्सएप है ना, तो ये अलग अलग एप्लीकेशन पैकेजेस हो गए। तो अभी प्रेजेंट टाइम से अपन लोग इसका यूज, इसमें अपन को इसका पेमेंट नहीं करना पड़ता है ना। तो व्हाट्सएप में अपन देखेंगे तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके द्वारा अपन लोग वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। वीडियो कॉल भी करते हैं, वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल में भी क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, मीन्स आप 3-3, 4-4 लोग आपस में देखते जाइए और बात करते जाइए, है ना। तो यहाँ पर अपने पास अभी जितने भी ये एप्लीकेशन हैं ये सामान्यतः फ्री ऑफ कास्ट है, चार्जेस, इसका कोई भी यूज, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता, है ना। जो अपन मोबाइल एप्लीकेशन हैं, हालांकि अब कुछ कुछ कंपनीज हैं जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी अपना चार्जेस लेना शुरू कर दिया है। जैसे अपन झूम में ही देखें, यदि मान लो 40 मिनट से ज़्यादा होता है तो आपको उसके लिए ब्रेक हो जाता है ना। एट ए टाइम यदि आप यूज़ करेंगे फर्स्ट टाइम में तो 40 मिनट तक ही यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप इनको लाइसेंस फीस पे कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो वो आपको फिर लाइसेंस दे देंगे। तो इसमें आपका कम्युनिकेशन आप कंटिन्यू लंबे समय तक कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं उसके लिए, है ना। ऐसे ही अपन उसके लिए देखें गूगल जो यूज़ करते हैं, है ना, तो हर एक जो अपने डेवलपर्स हैं, जैसे गूगल है, गूगल ने अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, है ना। तो गूगल क्रोम्स का अपन यूज़ करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और गूगल का ही अपन यूज़ करते हैं एंड्रॉइड में मोबाइल्स के ऊपर, है ना। तो ये सब क्या है, फ्री ऑफ चार्जेस है, इसमें आपसे कुछ वो नहीं लेते। ट्रू कॉलर से, ट्रू कॉलर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा, यदि अपन ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो भी इनकमिंग कॉल्स रहता है, इनकमिंग कॉल्स का अपने पास पर्टिकुलर्स आ जाते हैं, इंडिकेशंस आ जाता है कि कौन इसमें बात करना चाहता है। तो अपन उसको पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। किंतु इसके लिए भी इन्होंने आजकल वो यूज़ कर दिया है पेबिल बेसिस पे, 500 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से, मतलब फ्री तो वो आपको 30 डेज प्रोवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशंस में पहले जो अपन पे करते थे तो एक सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पे किया करते थे। जैसे अपन देखें, जैसे आपने मोबाइल कनेक्शन लिया है तो मोबाइल्स का या डाटा का जो भी आप पे करेंगे तो बीएसएनएल के लिए जाता था, है ना, या रिलायंस के लिए जाता था, वोडाफोन के लिए जाता था। अब यहाँ पर इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर ली है बहुत सारे। तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने से आने वाले समय में क्या रहेगा कि आपको डायरेक्ट जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं उसको पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स आने वाले समय में जो अपन अपने उपयोग के हिसाब से, यूटिलाइजेशन के हिसाब से वो अपन उसको पे कर सकते हैं। तो अभी जैसे इन्होंने यूज़ किया है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस ने तो इतना यूज़ कर दिया है कि आपको एक ही लाइन के ऊपर आप चाहें तो टीवी देखिएगा, है ना, उसी के ऊपर आपको लैंडलाइन कनेक्शन है, उसी से कनेक्टेड आपके लिए एक मोबाइल नंबर भी दे दिए। मीन्स
तीनों चीजें एक साथ आपके लिए। अब आपको कहीं अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। केबल टीवी के लिए आपको केबल ऑपरेटर्स के पास नहीं जाना है ना, और यहाँ पर वॉइस के लिए आपको कोई उसके पास नहीं जाना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको ISP के लिए पास नहीं जाना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो आने वाला समय जो है उसमें अपन को जो रहेगा वो पेमेंट जो करना पड़ेगा डेवलपर्स के लिए करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, है ना। नेक्स्ट 5G। 5G में अपन लोग उम्मीद करते हैं, नेक्स्ट, इसमें जो हम आपको ये डायग्राम देख रहे हैं 5G, तो ये आपका हेक्सा सेल है ना। हेक्सा सेल के सराउंड्स में आप देखेंगे 6 हेक्सा सेल और हैं, है ना। तो मीन्स एक जो सर्विस मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो वो इन 7 फ्रिक्वेंसीज के बेस पे अपने मोबाइल सर्विसेज ऑल ओवर जो उसका लाइसेंसिंग एरिया है वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है इसके लिए। तो 5G के लिए लिमिटेशन है कुछ। नेक्स्ट 5G के बाद अपन लोग जो इंडिया में दिया हुआ है 5G के लिए, तो TRAI ने अपन ने इसके लिए जो बैंडविड्थ रिजर्व किया है 5G के लिए, वो यूज किया है 3300 या 3300 to 3600 मेगा हर्ट्ज बैंड्स, या इसी को अपन उसमें यदि बात करें तो उसमें GB में आ जाएगा उसके लिए, है ना। फिर इसमें इनका एक्चुअल में प्लानिंग ये है कि एक ऑपरेटर्स के लिए अपन 20 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक देंगे, है ना। अब जैसे अपने पास लिमिटेड बैंड जो अपन ने प्रोवाइड किया हुआ है 3300 से लेके 3600, मतलब इसमें आपके लिए 300 मेगाहर्ट्ज ही है। 300 मेगाहर्ट्ज 5G को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, है ना। अब 300 मेगाहर्ट्ज में वो 200 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक रहेगा, मीन्स एक ऑपरेटर्स के लिए जो देंगे वो 200 मेगाहर्ट्ज का देंगे। इस तरह 300 और 200 मीन्स एक सर्किल्स में, एक पर्टिकुलर सर्किल्स में, क्योंकि मोबाइल्स में जो अपन लाइसेंस देते हैं, तो मोबाइल्स में जो लाइसेंस देते हैं तो वो करते हैं स्टेट वाइज, मेनली स्टेट वाइज, है ना। तो एक स्टेट में प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिसी है वो 5 मोबाइल ऑपरेटर्स को अपन कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अब यहाँ पर ऑपरेटर्स की जो डिमांड है कि हमको 100 मेगाहर्ट्ज का वो बैंड मिलना चाहिए एक। यदि 100 मेगाहर्ट्ज का यदि मान लो बैंड देते हैं तो वहाँ पर आपके लिए क्या है कि एक सर्किल में आप मैक्सिमम 3 ही ऑपरेटर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उसमें क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जो इनसफिशिएंट बैंड होने के कारण। तो इनसफिशिएंट बैंड होने के कारण और अपने यहाँ पे जो है जो बैंड्स की पोजीशन बहुत वो है, इसरो भी अलग यूज करता है, मिलिट्रीज के लिए अपन लोग अलग यूज करते हैं, है ना। तो मेन अपने यहाँ पे 5G के लिए जो है मेन बैंड का है। और चूंकि क्या है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर ही यूज कर रहे हैं 4G, है ना। अभी BSNL 4G की तरफ जा रहा है, तो अभी प्रॉपर कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, है ना। जैसे 4G BSNL देगा, उसके बाद पर जब 4G का कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर आपका 5G
की उम्मीद करेंगे अपन कि 5G आएगा। तो 5G प्रेजेंट टाइम में जो यूज हो रहा है, साउथ कोरिया में यूज हो रहा है, ब्रिटेन में यूज हो रहा है, और अपना श्रीलंका वगैरह में यूज कर रहा है, और दूसरी कंट्रीज तो यूज कर रही। बाकी अभी अपन लोग कम्युनिकेशन के उसमें थोड़ा पीछे है। इसमें उम्मीद करते हैं अपन लोग, क्योंकि अभी इसका 5G का ट्रायल्स भी होना है बैंड एलोकेशन के बाद, है ना, और बैंड एलोकेशन के बाद जब इसका ट्रायल करेंगे तो नेचुरली है उसमें कुछ टाइम और लगेगा, है ना। तो अपन उम्मीद करते हैं कि 2020 तक अपने लिए 5G की सर्विसेज मिलने लगेंगी, है ना। या फर्दर नेक्स्ट तो 5G इसमें जो क्या है कि 4G लॉन्ग टर्म एवेल्यूशन LTE के बाद का नेटवर्क है। तो नेचुरली है कि इसमें जो स्पीड है डाटा के लिए मेगाबिट से बढ़ के गीगाबाइट्स में रहेगी। तो 20 गीगाबाइट्स पर सेकेंड के लिए अपन लोग उम्मीद करते हैं, और विद 1 मिली सेकेंड लेटेंसी के हिसाब से। I will go on the enable real-time connectivity for mission critical and potential life-saving device. That is 5G promise to provide preserved connectivity in the most challenged and remote area of the world. संजय सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा। हाँ हाँ संजय सर, अपन ने आधा घंटे का जो लास्ट का सेशन है वो हाँ। बच्चों के क्वेश्चन आंसर के लिए भी अपने को रखा है। तो अच्छा उसमें अगर कुछ बच्चे कुछ पूछना चाहेंगे तो वो जो है उसको बस हम समराइज करेंगे। कर देते हैं। जी जी सर, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। तो डियर फ्रेंड्स, अपन लोगों ने शुरू में बिगनिंग में स्टार्टिंग से जो देखा वो कम्युनिकेशंस, टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस, टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन के बाद अपन ने फिर उसमें देखा है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोड, टेलीफोनी है, टेलीग्राफी है, फैक्स है, ईमेल है। फर्दर देन फिर अपन ने मैन एम्फेसिस किया टेलीग्राफी के ऊपर से। टेलीग्राफी में अपन ने देखी अब मोर्स के बाद जो जनरेशन आई उसके लिए टेलीप्रिंटर्स का, टेलीप्रिंटर्स के बाद टेलेक्स जैसे ही आया तो इसके बाद क्या हुआ कि अपना इंटरनेट के आ जाने के बाद इसका टेलेक्स का भी यूटिलाइजेशन खत्म हो गया। मीन्स इंटरनेट फैसिलिटीज मिलने लगी तो उसमें क्या है कि अपने हर एक सब्सक्राइबर्स के अपने स्वयं के ईमेल एड्रेसेस, तो उस पर वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने लगे। तो यहाँ से अपना टेलेक्स का खत्म हो गया यूटिलाइजेशन। और देन टेलीग्राम से भी अपना 2014-15 के बाद इसको ऑफिशियली बंद कर दिया। फिर अपन ने टेलीफोन एक्सचेंजेस में देखा, टेलीफोन एक्सचेंज में अपन ने मैग्नेटोस के 2 टाइप देखा, लाइन ड्रॉप, आई वर्ल्ड इंडिकेटर्स। देन इसके बाद मैग्नेटो के बाद जो वर्सन आया वो अपना आया CV, सेंट्रल बैटरी में नॉन मल्टीपल। देन फर्दर अपन ने उसको ऑटोमेटिक एक्सचेंजेस में उसको क्लासीफाई जो किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल टाइप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल्स में आपके 2 टाइप थे, स्टाउजर, स्टेप बाय स्टेप, मैक्स 1, मैक्स 2, मैक्स 3। देन क्रॉसओवर्स में अपना पेंटाकोटा और ICP प्रोजेक्ट्स। तो ये अपना बहुत समय तक यूज होते रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एक्सचेंजेस। इसके बाद अपन आए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस में अपन देखेंगे E10V, OCV और EWSD। ये जो मेजर एक्सचेंजेस जो है अपने अर्बन एरियाज में यूज हुए, अर्बन एरियाज में। और इंडियन जो अपन देखेंगे तो C.DOT का था, C.DOT, REX, MBM, SBM। फिर जैसे जैसे अपना सब्सक्राइबर वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्रीज होती गई,
कॉम्पैक्ट होती गई। तो अब अपना जो आ गया NGN, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, है ना। फिर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क के बाद मीन टाइम पर अपन देखें यहाँ पे मोबाइल्स में भी कई ब्रॉडली चेंजेस आए। 1G में अपना जो था मोबाइल स्टेशन वो एनालॉग टाइप का था, उसमें वॉइस और हैवी साइज का था। मीन्स उसमें अपन को कैरिंग करने के लिए व्हीकल्स ट्राली की जरूरत पड़ती थी। फिर 1984 में जैसे ही सेल फोन का इन्वेंशन हुआ, मुझे अपना पॉकेट में रखने के हिसाब से जब हो गया तो इसका ज़्यादा यूज़ बढ़ा, और यूज़ बढ़ने के बाद इसमें नेक्स्ट फिर वॉइस के साथ साथ मैसेजेस के साथ जीपीआरएस के बाद डाटा के बाद वीडियोस प्रोवाइड किए। वीडियो प्रोवाइड करने के बाद अपन इसमें देखेंगे अब चूँकि क्या है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जाती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उसके लिए डिमांड किया हाई स्पीड के लिए, तो 3G 4G और अपन प्रेजेंट टाइम में उम्मीद कर रहे हैं 5G का। अब चूँकि क्या है, आपने यदि देखा होगा कम्युनिकेशन के लिए जो अपन शुरू में जो यूज़ करते थे स्विचिंग नेटवर्क के लिए, स्विचिंग नेटवर्क, है ना। और अब स्विचिंग नेटवर्क एकदम अलग ही हो गया। जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं उन्हीं के द्वारा अपन आपस में बात कर लेते हैं थ्रू डाटा, इंटरनेट, है ना। तो चूँकि कम्युनिकेशन फील्ड में इतने एवेल्यूएशन जो इतना फास्ट आया है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि वायरलेस डिवाइसेस में फर्दर कौन सी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो ये अपन लोगों ने देखा था इसके लिए। अब यदि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलो थैंक यू। जी सर। तारिक सर, स्लाइड्स का आप स्क्रीन शेयरिंग, थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं जुड़े हुए हैं, यदि वो अपने कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं सर से, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। वो अपना हैंड रेज करें। मोक्षिता शर्मा ने अपना हैंड रेज किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मोक्षिता शर्मा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वी नो एफएम, जो एफएम होता है वो दोनों ट्रांसमिशन सिग्नल्स के लिए यूज होता है, टेलीकॉम नेटवर्क और रेडियो के लिए, बट स्टिल telecom companies are charging a lot to provide network facilities. As an counterpart, radio is free. So can't we use radio signals for telecommunication? मैडम एक्चुअल्स में क्या है कि रेडियो सिग्नल्स यूज करने के लिए अपने यहाँ पर DOT, डिपार्टमेंट ऑफ DOT, है ना, तो वो ऑथराइज करता है इसके लिए। आजकल आपने देखा होगा पहले समय में यहाँ पर बड़े बड़े माइक्रोवेव टावर लगाए रहते थे, है ना। तो वो टावर्स अपन को रिप्लेस करना पड़े OFC केबल से। तो चूंकि क्या है कि पर्टिकुलर कौन सा बैंड है आपको चाहिए लोकल, उसके लिए तो उसके लिए परमिशन आपको डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस देता है ना। तो उनसे आप कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो वो है वो पेमेंट बेसिस पर है। अब यदि मान लो कोई यूज कर रहा है, जैसे वायरलेस इन लोकल लूप में आजकल यदि अपन देखें तो क्या है कि इतना डेंस पॉपुलेशन हो गई है कि वहां पर अपन अंदर तक 2 वायर नहीं ले जा सकते। तो लोकल लूप में वायरलेस इन लोकल लूप मीन्स लोकल्स में अपन कुछ वो यूज करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, है ना। तो वो डिपेंड करता है, वो रहता है मेगाहर्ट्ज में। तो कितना डिपार्टमेंट ने परमिट किया है टेलीकॉम DOT ने, और कौन सब्सक्राइबर कितना यूज कर रहा है, तो वो एक अदर उसमें है उसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. मैं और भी कुछ छात्र अगर हैंड रेज क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए।
अदरवाइज मैं जो हमारे अदर व्यूवर्स हैं, मैं उनसे चाहूँगा अगर वो अपने विचार रखना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र भूतरा सर को चाहूँगा कि 2 शब्द कहें, क्योंकि सर पहले डीओटी डिपार्टमेंट में जो है वो कार्य कर चुके हैं। तो मैं भूतरा सर को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने कुछ कहें। भूतरा सर, सर आपका आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए सर। आदरणीय प्रिंसिपल सर। हाँ नमस्कार सिंघई जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी। आपने जितनी साधारण भाषा में असाधारण बात को बच्चों को और हमको समझाया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम इस कार्यक्रम के शुरू में तो सोच रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कार्यक्रम है, हमको क्या समझ में आएगा, पर जब हमने आपको सुना तो हमको लगा कि ये तो सबके काम की चीज है और आपने बहुत ही अच्छे से बताया है। इस इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और साथ ही कलाकार सर और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक इतने कठिन विषय को इतनी सरल भाषा में समझाने का, समझने का अवसर उपलब्ध कराया और मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपने विभाग के जो है प्रतीक वाजपेयी सर और सुधीर दुबे सर से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार जो है वो व्यक्त करें। डॉक्टर प्रतीक वाजपेयी सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून और congratulations for a very good topic. You have selected a very good topic, and above all the presenter, respected Singhai sir, he has presented in a very good way, in a very simple language. I agree with Dr. Bhutla. It was delivered in very simple language. This is very beneficial to our final year students, especially the subject from my side, advanced communication. This is the topic which is related to it, and he has given very good background right from the historical perspective to the current challenges which the sector is facing. In my opinion, the telecom sector has now have greater responsibility in post-COVID situation, because even during the COVID situation, everything which is being happening, otherwise everything was locked down. Whatever is happening is only happening due to the telecom sector, the backbone which is being provided to all others through which we are communicating. And yes, the bottleneck is the bandwidth. The Nyquist criterion is really challenging to us, because for newer applications you need higher data rate, and for higher data rate you need more bandwidth. And bandwidth, जैसा कि Singhai sir has told, this is a big limitation. So many players are in the field, they are asking for more bandwidth so that they can deliver more services, and this is a big challenge to us, big challenge to the field of information and technology and telecom sector. And I am very much thankful to you and to our HOD and to the presenter Raghuvanshi Singhai sir, that they have really given a very good background and a brief preview of what has happened and what are the challenges. So thank you very much. Thank you everybody for attending this also. Thank you Vijay. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब मैं कोई छात्र अगर अभी भी किसी के मन में कोई सवाल है तो अपना जो है वो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं फिर
सर मैं पूछना चाहूंगा सर जी बिल्कुल सर, वेलकम सर, वेलकम। हाँ सर, पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा आपको और जो हमारे गेस्ट हैं स्पीकर, और जो सर हैं हमारे, सर ने जो बताया वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि सर ने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम किया है और सर ने जो एक्सपीरियंस बताया है ना, तो वो बहुत अच्छा रहा। मेरा सवाल ये है कि जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना अपन, कम्युनिकेशन जो टॉपिक था, तो अभी मेरा 4G चल रहा है और 4G के अंदर में सर्विस की बात की जाए तो सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। मतलब जैसे कॉल आती है, मैं देखता रहता हूँ ना, बाकी मतलब एक बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ चुकी है ये सर्विस। मतलब जो दिक्कत है अपनी 4G के अंदर कि जो प्रोवाइडर है वो दो ही हैं, मेनली दो ही बच्चे हैं अब तो। उसकी वजह से जो क्वालिटी होना चाहिए वो एक तो डिग्रेड हो रही है, पहली बात। और दूसरी, अगर अपन बात करें 5G की, जो फ्यूचर वाला एस्पेक्ट है, तो उसमें उसमें क्या चल रहा है? उसमें भी जैसे चाइना का पूरी तरीके से अभी तक तो है उसका डोमिनेंस, अगर अपन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितना टाइम और लगेगा? सर यही दो है मेरे क्वेश्चन। पहला तो 4G की जो अभी की लिमिटेशन है, ये जो अपन फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसका क्या है? विजय जी। जी सर, जी सर, आपसे पूछना चाह रहे हैं सर। हाँ, मैं राजेंद्र कुमार जी, प्रतीक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, है ना। और मैं तो आप सब लोगों का, जो आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, जैसे सर ने अभी पूछा, तो एक्चुअल्स में क्या है कि कॉम्पिटिशन्स जब होता है तो इसमें मेन आता है प्राइस वार। आप यदि ध्यान दें, शुरू में जब BSNL इसमें मार्केट में नहीं था, जिन्होंने आपसे 35 रुपीज आउटगोइंग की और 16 रुपीज पर मिनट वसूले यहाँ पर आपके प्राइवेट ऑपरेटर्स ने। जब 2003-2004 के बाद BSNL ने मार्केट में कदम रखा, तो वहां पर पूरे इनकमिंग कॉल्स फ्री कर दिए। इनकमिंग कॉल फ्री करने के बाद रोमिंग फ्रीज कर दी धीरे धीरे। तो यहाँ पर एक बेसिक चीज देखा जाए तो जो भी अपन नेटवर्क लेते हैं तो इनको अपन को पे करना पड़ता है AMC, क्योंकि आजकल जो इसका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस टोटली मैन्युफैक्चरर्स ही करते हैं, है ना, डिपार्टमेंटल लोग नहीं करते। तो उसमें भी एक्सपेंडिचर्स आता है, और फिर इसमें कनेक्टिविटीज के लिए जो अपन यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो उसके मेंटेनेंस में तो प्राइस वार इतना ज्यादा चला। आप देखेंगे पहले कितने ज्यादा ऑपरेटर्स थे मार्केट्स में, किंतु जैसे जब से जियो आया, जियो ने आने के बाद प्राइस बार इतना कम कर दिए कि और लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, है ना। तो अभी अपन देखें, यदि एक दूसरे वे में टेलीकॉम सर्विसेज अभी इतनी ज्यादा वो है लो कास्ट, कि चाय से भी यदि अपन देखा तो चाय महंगी पड़ती है, जबकि अपन कम्युनिकेशन आप डिस्टेंस उसमें देखेंगे तो वो महंगा सस्ता पड़ता है ना। तो इसीलिए प्राइस बार के कारण अपने यहाँ पे भी 2 या 3 ऑपरेटर्स बचे हुए। अच्छा, फिर एक क्या रहता है कि कंपटीशन यदि करना है तो BSNL इन्होंने बनाया तो जरूर है, किंतु इसमें क्या कुछ लिमिटेशंस बना के रख दी इन्होंने। तो अभी BSNL को उन्होंने 4G का नहीं दिया। BSNL ने अपने जो MSC यूनिट्स वगैरह बहुत पहले अपडेट कर ली थी 4G के हिसाब से, किंतु अब जबकि कंपटीशन एक साथ ना हो बराबर ऑपरेटर्स में, अभी 4G के लिए आप देखें तो है ही नहीं है BSNL के पास। और ये जो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं, जो अपनी अर्बन सिटीज में जितने लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है। यदि आप रूरल एरियाज में जाएं तो वहां पे 2G भी बड़ी मुश्किल में हो पाता है ना। तो नेचुरली आने वाले समय में अपन जो भी कम्युनिकेशन कर है वो अपन को पे करना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही BSNL अपना 4G में आ जाएगा तो उसके बाद कंपटीशन ऑपरेटर्स में बढ़ेगा, तब फिर ये भी बाउंड हो जाएंगे। अच्छा, और एक मैंने आपको जैसे बताया कि अभी अपने पास क्या है, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ लिमिटेशंस क्या है। अपन ने प्रपोज तो अभी किया है 3300 से लेके 3600 तक। अब उसमें ऑपरेटर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमको 100 मेगाहर्ट्ज का चाहिए है, उसमें सिर्फ 3 ही ऑपरेटर्स को अपन दे पाएंगे, जबकि गवर्नमेंट का प्लानिंग ये है कि हम 20 मेगाहर्ट्ज से उसको वो करेंगे, है ना। तो आएगा, जल्दी आएगा, है ना। तो इसलिए प्लानिंग तो है, और अपने इधर पे थोड़ा
इंडिया में अपना जो फ्रिक्वेंसी बैंड है ना, इसरो भी यूज करती है, और दूसरी कंट्रीज के उसमें यदि अपन देखें और कुछ मिलिट्रीज भी यूज करती है, तो एक बैंड लिमिटेशन तो है अपने यहाँ इसका। फिर भी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक अपन लोग 5G का यूज कर सकें। अच्छा सर, एक चीज और थी, जैसे अपन इसकी पूरे सेक्टर की बात करें टेलीकॉम की, तो यहाँ पे पहले के मुकाबले आज के टाइम पे बहुत कम कंपटीशन हो गया है। मतलब 2-3 ही प्लेयर बचे हुए हैं मेरे, ना 2 ही हैं मेनली। बाद अगर अपन ये देखें पूरा पुराना जब कंपटीशन ज्यादा था तो उस टाइम रेवेन्यू बहुत कम था, मतलब कंपनीज का। तो उसके बाद उस टाइम पे इम्प्लीमेंट बहुत ज्यादा था, पर आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो कंपटीशन कम हुआ है मेरा और रेवेन्यू बहुत बड़ा है, ये बात बिल्कुल मतलब। और उसके बाद पर जो मेरा पॉइंट है वो ये कि एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो कंपटीशन ऐसा होता रहा तो अपन ठीक है, आपकी सर्विसेज भी अच्छी हो जाएंगी। कम होने से मेरा एम्प्लॉयमेंट का जो इशू आएगा वो क्या है, तो कैसे? डिप्लॉयमेंट में तो क्या है कि वो तो होगा, किंतु ये क्या है कि धीरे धीरे रेट तो इसके बढ़ेंगे, है ना। और जैसे यदि अब देखा जाए तो रेवेन्यू की आप बोल सकते हो बड़ी है, किंतु पहले क्या था कि अनलिमिटेड वाला स्कोप नहीं था। यदि आप देखें पहले तो अनलिमिटेड वाला नहीं था। यदि मान लो आपको 35 रुपीज में 6 मंथ की वैलिडिटीज मिल रही है, तो उसमें आप क्या करते थे कि आप पे करते थे जो भी कॉल यूज किया करते थे। अब इन्होंने क्या अनलिमिटेड वाला जो कर दिया है ना, अब जैसे BSNL का ही देख लो, 485 रुपीज में आपको 250 GB वो 250 मिनट्स वॉइस कॉल फ्री मिलेंगे और 2G 3G डाटा पर डे मिलेगा, है ना। तो अब इन्होंने क्या है कि वो अनलिमिटेड करने से इनके पास जो रेवेन्यू का जो सोर्स था यूटिलाइजेशन की यूजेस के ऊपर, वो बंद हो गया, है ना। तो ऐसे अपने जो यूजर्स हैं वो कमी है उसमें। तो नो डाउट आएगा 5G आएगा, है ना। बस नहीं सर, वो ऐसा था, मैं ये बोल रहा था पहले क्या था, तो रेवेन्यू पहले के मुकाबले में आज के टाइम पे ज्यादा है पर एम्प्लॉयमेंट कम हो गया इससे, ये मेरा एक नहीं, वो था। हाँ नहीं वो तो बात सही है। रेवेन्यू अब देखो, जैसे मैं वहाँ पे क्या नाम से नरसिंहपुर में था टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो वहाँ पे हमारे यहाँ जो रेवेन्यू थी 6.5 करोड़ के करीब आती थी 16-17 में, है ना। और 17-18 में वो आके आ गई 4 करोड़, और धीरे धीरे और कम। और सर तो BSNL का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल जो अपने प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनका तो बहुत बड़ा। प्राइवेट सेक्टर्स वाले में आप सर आप देखें ना, रिलायंस भी तो घाटे में जा रहा है। नहीं सर, पर रेवेन्यू को अगर देखा जाए तो मैप करें तो बहुत ज्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली उनका जो रेवेन्यू अपन कंपेयर करें ना पिछले सालों से बहुत बढ़ रहा है। तो एक हाँ। के नहीं कंपटीशन बड़ा किल होगा। करके आपने किया, मेन तो वही नहीं था। नहीं वो सही है, एग्री हैं आपसे, रेट से बढ़ाते जा रहे हैं। किंतु आप ये देखो ना कि इन्होंने जो अपन पहले डाटा हर सेक्टर्स में देख लो, पहले क्या था कि 10 Mbps की यदि मान लो अपन लाइन लिया करते थे, है ना, तो या 1 Mbps की यदि देखा जाए तो 1 Mbps अपन 3 लाख रुपए में दिया करते थे पर एनम, और अब आजकल उसको देने लगे 3000 में। रेट्स जो है ना, जो लीज लाइंस वगैरह जो है बीच में जो कनेक्टिविटीज की जो रहती हैं, वो बहुत डाउन हो गए हैं पहले के कंपैरिजन से। तो पहले यूजर कम थे, मतलब अगर एक यूजर था तो आज 1000 यूजर है, मतलब उससे नहीं यूजर्स तो हैं, किंतु आप ये बड़े देखो हैं। ना कि अधिकांश लोग अपने यहाँ पे जो इंडियन कल्चर उसका देखा जाए तो 70-80% लोग जो है नंबर रखे रहते हैं, 2-3 नंबर हाँ यूज नहीं करते, है कि नहीं। जो मैक्सिमम यूजर जो रहेंगे ना 20-30% ही मिलेंगे अपने लिए जो पे करते हैं, क्योंकि क्या है कि अनलिमिटेड उसके कारण है, तो ज्यादा और यूटिलाइजेशन का हो नहीं रहा है, तो मैं नहीं समझता। और क्योंकि क्या है कि आप यहाँ पे देखो ना, एक BTS के यदि अपन देखें तो 32,000 तो उसका रेंट ही जाता है, फिर उस पे आपका वो अलग है। यदि वहां से आपको 30,000 कॉल कम से कम पर मंथ तो आने चाहिए। हाँ, पर सर ये जो अभी जो 4G के टावर लगे हैं वो एक्चुअली वो तो कहीं पे भी लग गए, वो बोलना ठीक नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, ओके, थैंक थैंक यू। यू तारिक सर, थैंक यू सिंघी सर।
मैं अब सुधीर दुबे सर को आमंत्रित करता हूं, हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सुधीर दुबे सर। मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हाँ, थैंक यू कलाकार सर। सबसे पहले तो मैं सिंगे सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो आए, उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। उनने पूरा बी में हमने जो चीज़ पढ़ाई की थी, बेसिक से लेके एडवांस टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है 5G, उस सबको उन्होंने इतने अच्छी तरीके से कवर किया और इतनी आसान भाषा में कवर किया है कि जो हमारे स्टूडेंट जिसको देख रहे हैं उनको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि इनको, या जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनको क्या पढ़ना है आगे, इनको पता चल जाएगा। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनको पता चल गया होगा कि उनको क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ना चाहिए अभी, जो जिस पर उन्हें अगर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया होगा तो पूरा जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर में जो जो चीजें लगती हैं, क्या क्या एक्सचेंजेस है, ये सब जो भी डिटेल्स सर ने जो बताए हैं, ये उनको ध्यान रखने की बात है और ये हमको पढ़ना चाहिए। और इतने अच्छी तरीके से सर ने बताया है कि हमको से सब चीजें क्लियर हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने पूरे बी पढ़ लिया है। तो मैं संजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए। फिर उसके बाद मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो दूसरे अपने कॉलेज से जो दूसरे हेड हैं, भूतरा सर, अंजू मैडम, ये जो हमारे साथ में ज्वाइन किया है, और पूजा मैडम, आराधना मैडम, इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट के हमारे टीचर्स जो जिन्हें ज्वाइन किया हमारे कॉलेज को, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया। हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स, स्टूडेंट्स, उसके बाद में तारिक सर, लोकेश सर जो हमारे बैकएंड पे काम कर रहे हैं, इन सबका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस लेक्चर को, वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें मदद की। उसके बाद में कलाकार सर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे स्पीकर को हमारे साथ प्रेजेंट करने के लिए बुलाया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं RK सिंघई सर का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है क्रोनोलॉजिकली कम्युनिकेशन हिस्ट्री के बारे में इतने अच्छे से बताया कि कम्युनिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, एक्सचेंजेस के बारे में बताया, एनालॉग एंड डिजिटल एक्सचेंजेस, एडवांटेजेस, उनके ड्रॉबैक्स की बात करी, टेलीफोनी नंबर सिस्टम्स के बारे में हमको बताया, और 4G मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है हमारे GSM, CDMA, WC, DMCA और WiMAX के बारे में बहुत अच्छे से जो है हमको जो है इस बारे में बताया। हमको लगता है कि इस जो वेबिनार से हमारे जो पुराना जो वो था, मैं इस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को काफ़ी दिनों से पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन आपके बताने के बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिकॉल होने लगी और वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि ये हमारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वेबिनार अटेंड किया है उनके लिए डेफिनेटली ये बहुत ही बेनिफिटेड रहेगा। मैं बहुत बहुत पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और दुबे सर से मैं इस जो है वेबिनार के समापन का जो है वो पूछना चाहूँगा कि इस वेबिनार का समापन किया जाए। हाँ जी सर, जी सर, प्लीज सर क्लोज कर दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अरेंजिंग दैट। मैं इस समय इसी के साथ इस वेबिनार का जो है वो हम यहीं पे